आज हम डेप्रिसिएशन की कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं और थोड़े अपग्रेड करते हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन ले लिया है जिसके अंदर 3-4 मशीनें हैं और बाइंग भी है और सेलिंग भी है। तो एक कंप्लीट सेट का क्वेश्चन करते हैं जिसमें, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं हम यहाँ पर। A Limited purchased a machine for rupees 5 lakh on 1st April 2012. Further additions were made on 1st October 2012 and on 1st July 2013 for rupees 4 lakh and 3 lakh respectively. देखिए यहाँ पर एक मशीन इन्होंने 2012 में खरीदी 5 लाख रुपए की। इसके बाद 1 अक्टूबर 2012 उसी ईयर में एक मशीन और खरीद ली 4 लाख रुपीस की, और इसके अगले साल में 1 जुलाई 2013 को एक तीसरी मशीन भी खरीद ली 4 लाख के बाद 3 लाख रुपीस की। फिर ऑन 1 जनवरी 2015 यानी कि तीसरे साल की बात करें तो कहते हैं कि फर्स्ट मशीन वाज सोल्ड फॉर 2,85,000। जो पहली वाली मशीन थी उसको इन्होंने 2,85,000 में सेल कर दिया। एंड ए न्यू मशीन वाज परचेज फॉर 6 लाख, और उसी दिन एक उसको रिप्लेस करके एक नई मशीन ले आए 6 लाख रुपीस की। अक्सर क्या होता है कि मशीन खराब हो जाती है, पुरानी हो जाती है, अपडेट करनी पड़ती हैं, तो पुरानी मशीनों को सेल कर देते हैं और उसकी जगह पर नई मशीनों को ले आते हैं, जो कि इन्होंने किया। Prepare machine account for 3 years ending 31st March 2015 if depreciation is to be charged at the rate of 10% per annum by straight line method। थोड़ा सा आपको याद करा दूं, स्ट्रेट लाइन मेथड यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड यानी कि हर बार जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो जो कॉस्ट ऑफ द मशीन है उस मशीन के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगाना है वो हर साल उसी के ऊपर। और एक और मेथड होता है जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या उसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, या उसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जितना भी पिछले साल का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ पड़ा है उसको लेस करके जो बैलेंस आ रहा होता है, जो रिड्यूस्ड बैलेंस होता है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। उसकी प्रॉब्लम हम इसके बाद वाले सेशन में करेंगे। तो आज हम लोग जो भी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन मेथड की प्रॉब्लम्स को करेंगे, और जिसमें से ये क्वेश्चन अब सबसे पहले करते हैं। तो मैं आपके साथ व्हाइट बोर्ड पे चल रहा हूँ। यहाँ पे हमें लेजर अकाउंट बनाना रहता है, तो मैंने ड्रॉ कर लिया हुआ है, आप भी ड्रॉ कर लीजिए साथ के साथ। हमें यहाँ पर बनाना है एक मशीन का अकाउंट, और वो भी 3 इयर्स के लिए। तो चलिए मैं आपके साथ बना रहा हूँ। ऊपर हेडिंग लिख देते हैं मशीनरी अकाउंट। इस एंड पे हम डेबिट लिखा करते हैं हर लेजर में, और इस एंड पे हम लोग लिखते हैं क्रेडिट। सेंटर से डिवाइडेड होता है, आपको पता है ये बात। देखिए बुक्स जो हैं वो यहाँ पर क्लोज होती हैं 31 मार्च को। एक छोटी सी बात आपको समझाना चाहता हूं मैं। जिस भी दिन बुक्स क्लोज होती हैं उसके नेक्स्ट डे से स्टार्ट होती हैं बुक्स। अगर 31 दिसंबर को क्लोज होती हैं तो 1 जनवरी से स्टार्ट होंगी नई बुक्स, और अगर 31 मार्च को क्लोज होती हैं तो नई बुक्स कब से स्टार्ट होंगी? 1 अप्रैल से। तो अगर 1 अप्रैल से कोई स्टार्ट हो रहा है, मान लेते हैं 1 अप्रैल 10 से स्टार्टिंग हो रही है, तो उसकी खत्म कब होगी? ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 11 को। इसी तरह से जब नया ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल 11 से शुरू होगा, और वो खत्म कब होगा? 31 मार्च 12 को। इसी तरह से और एग्जांपल ले लेते हैं, 1 अप्रैल 12 से जो ईयर शुरू होगा वो कब खत्म होगा? 31 मार्च 13 को। अब देखिए यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर आधा साल, कुछ पार्ट इधर ईयर का है और कुछ पार्ट इधर ईयर का है। तो यहाँ पर देखिए
2010 भी इन्वॉल्व है, 2010 की बात करें तो 2010 भी इन्वॉल्व है, 2011 भी इन्वॉल्व है, यहाँ पे 2011 भी इन्वॉल्व है और 2012 भी, यहाँ पे 2012 और 2013 इन्वॉल्व है। तो ऐसे में इसके लिए हम लोग जो ईयर लिखते हैं, पहले तो ऐसे लिख देते थे कि 1999 की बुक्स बना रहे हैं, 2010 की बना रहे हैं। अब हम ऐसा नहीं लिख सकते। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 10 से ईयर शुरू हो रहा है तो हम यहाँ पे 10-11 लिखेंगे। तो 10-11 का मतलब क्या है कि ये 1 अप्रैल 10 से शुरू हुआ है और 31 मार्च 11 को खत्म हुआ। यहाँ पर हम 11-12 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, 1 अप्रैल 11 से स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 12 को खत्म हो रहा है। इस जगह पे इसी तरीके से 12 और 13 लिखेंगे। तो अब देखिए, पहली बार जो है हमने जो क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन के अंदर एक तो 4 मशीनें खरीदी जा रही हैं। तो पहली वाली मशीन से स्टार्ट करते हैं। पहली मशीन इन्होंने 1 अप्रैल 2012 को खरीदी, तो जो ईयर है वो भी 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, यानी कि जो पहला ईयर होगा वो 12-13 होगा। 12-13 का मतलब क्या है कि 1 अप्रैल 12 से शुरू होगा और 31 मार्च 13 को खत्म होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में एक बार इस जगह पे ईयर लिख देते हैं। तो ईयर 12-13 लिख दिया। इसका मतलब क्या है, 1 अप्रैल 12 से शुरू हो रहा है और 31 मार्च 13 को ईयर खत्म होगा। क्योंकि 12 और 13 दोनों ईयर इन्वॉल्व थे, इसलिए 12-13 हमने लिखा। पहला ट्रांजेक्शन है इनका 1 अप्रैल को। इन्होंने 1 अप्रैल 12 को एक मशीन खरीदी है, और जब आप मशीन खरीदते हो कैश में पे कर सकते हो या चेक से पे कर सकते हो, तो टू कैश अथवा टू बैंक, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। और हम यहाँ पर टू कैश लिख दें या ऑब्लिक करके बैंक लिख दें, एक ही बात है। और कितने रुपए की, देखिए सबसे पहली मशीन जो है, आप क्वेश्चन में नोटिस करिए, जो पहली मशीन है वो खरीदी गई है 1 अप्रैल को 12 में और 5 लाख रुपीस की। तो एंट्रीज मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस कर ली थी। केवल 3 ही एंट्रीज होती हैं यहाँ पे, एक परचेज करने के लिए, एक सेल करने के लिए और एक डेप्रिसिएशन के लिए। मैं एक बार फिर से आपको एंट्री भी अभी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये पहली एंट्री की पोस्टिंग मशीनरी अकाउंट में 5 लाख की है। मैं आपको इसमें रिवाइज करा दूं एक बार कि जब आप मशीन को परचेज करेंगे, यहाँ पे 3 तरह के ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होंगे। मशीन इज बॉट, देन मशीन इज सोल्ड एंड मशीन इज डेप्रिशिएटेड। 3 ही तरह के। तो जब आप परचेज करोगे, तो कोई भी एसेट आप परचेज करते हो तो आपकी एंट्री होती है डेबिट व्हाट कम्स इन एसेट अकाउंट डेबिट, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश, एंड इफ यू आर गिविंग चेक देन यू विल राइट टू बैंक, एंड इफ यू आर बाइंग इन क्रेडिट देन यू विल राइट द नेम ऑफ वेंडर। वेंडर मीन्स विक्रेता। तो टू कैश, टू बैंक या टू वेंडर, जो भी एंट्री है वो नहीं। तो एसेट, यहाँ पर हम लोग मशीन खरीद रहे थे, तो इसलिए इस जगह पर हमने, हमारी अगर एंट्री पास करते तो एंट्री थी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो हमने मशीन अकाउंट के अंदर यहाँ पे टू कैश अकाउंट लिख दिया। दूसरा जो होता है कि ये मशीन के ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। जब हम मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो आपने ये एंट्रीज पहले भी पढ़ी हुई हैं, वही एंट्री होनी है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन क्यों डेबिट किया? बिकॉज डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, हैज डेबिटेड। एंड किसके ऊपर चार्ज करना है? एसेट के ऊपर। एसेट उतने रुपए की रिड्यूस हो जाएगी। अगर आपने मशीन पे लगाना है डेप्शन, तो एंट्री होती है डेप्शन अकाउंट डेबिट टू मशीन। अगर आप लैपटॉप पे लगा रहे हो तो डेप्शन अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप। जो भी एसेट है उसके ऊपर, जिसके ऊपर डेप्शन लगाना है, उसको आपने क्रिएट करना है, क्योंकि वो एसेट को रिड्यूस करना है। और मॉडर्न अप्रोच के रूल्स भी आपको रिकॉल करा देता हूँ, जो यहाँ से रिलेटेड है। डेबिट में सारे एक्सपेंस लिखने होते हैं, क्रेडिट में इनकम्स। ये वहां पर मॉडर्न अप्रोच में भी और ट्रेडिशनल अप्रोच में भी है। एसेट के लिए रूल ये लगता है कि भाई डेबिट से सारी एसेट बढ़ती हैं और क्रेडिट से सारी एसेट घटती हैं। तो चूंकि कोई एसेट डेप्रिशिएट हो रही होगी तो घट रही होगी, इसलिए उस एसेट को क्रेडिट किया जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसमें बात करेंगे तो एसेट की जगह पर हम लोग को मशीन लिखना चाहिए, यानी कि हमारी एंट्री होती है डेप्शन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, क्योंकि हम मशीनरी का अकाउंट बना रहे हैं। फिर आपको मैं और रिकॉल करा दूं एक तीसरी तरह की एंट्री जो यहाँ पर होती है। यहाँ पे 3 ही तरह की एंट्रीज हैं, उसी की पोस्टिंग्स हैं हर साल। बेसिकली लेजर अकाउंट आपको शो करना होता है। सेल करेंगे तो जब आप सेल करेंगे, जो आपने पहले एंट्री करी हुई है इसी के जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाएगी। डेबिट व्हाट कम्स इन कैश एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट एसेट। जो भी एसेट जा रही है आपके पास, यहाँ पे मशीन जा रही है तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन।
अक्सर जब हम सेल करते हैं तो सेल करते समय कुछ फायदा या नुकसान होता है। अगर कोई नुकसान हो रहा है तो वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करके ट्रांसफर कर देंगे, और अगर फायदा हो रहा है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट कर देंगे उसको। तो ये जो टू प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है मैंने, ये दोनों नहीं हो सकते, और डेबिट में भी नहीं हो सकता, क्रेडिट में भी नहीं हो सकता, एक ही जगह पर होगा। अगर नुकसान है तो पीएल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, और अगर फायदा है तो पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो अब हम इसमें एंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा फोकस नहीं है, क्योंकि स्कूल में एंट्रीज नहीं पूछी जाती। यहाँ पर क्या है, लेजर अकाउंट बनाने को बोला जाता है। तो पहली एंट्री जो है मशीन खरीदने की है, हमने 5 लाख की मशीन खरीदी है, और उसकी पोस्टिंग यहाँ पर मशीन की अकाउंट में पोस्टिंग करती, टू कैश या टू बैंक, जो भी आप लिखना चाहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अब आप देखिए इस क्वेश्चन में आपने क्या किया है कि फर्दर वो कहते हैं अ न्यू मशीन या एडिशनल मशीन हमने एक ली, और ये मशीन ली है जी 1 अक्टूबर 2012 को, और इसको लिया है हमने 4 लाख रुपीस में। तो एक और मशीन जब आप खरीद रहे हैं तो इसी में नीचे आप लिखेंगे 1 अक्टूबर 2012, 1 अक्टूबर 2012, और फिर एक एंट्री हो जाएगी टू कैश, या आप टू बैंक लिखना चाहें, जो भी लिखें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि बताया नहीं है कि कैसे खरीदी, कैश में या चेक दे करके। अब यहाँ पर बेटर रहता है कि इन दोनों मशीनों को खरीदा है आपने तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लें। आप चाहें तो इसके आगे ब्रैकेट में लिख दें ये फर्स्ट मशीन है और ये सेकंड मशीन है। जरूरी नहीं कि फर्स्ट और सेकंड लिखें, आप यहाँ पर मशीन ए मशीन बी भी लिख सकते हो, हिंदी में लिखना चाहे मशीन का मशीन खा भी लिख सकते हो, यानी कि डिफरेंशिएट कर दें एक दूसरी मशीन है। और जो दूसरी मशीन हमने खरीदी है ये 4 लाख रुपीस की मशीन है। फिर भाई इस साल और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, उन्होंने ये कहा है कि इसके बाद एक मशीन खरीदी तो है बट वो 2013 में यानी कि नेक्स्ट ईयर में खरीदी है। तो इस साल कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है, पर एक ट्रांजैक्शन जो हर साल होना होता है वो ये है कि 10% के रेट से मशीनों को डेप्रिशिएट करना है और स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिशिएट करना है। तो 10% का हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे मशीन के ऊपर, और आप चाहें तो एक साथ भी लिख सकते हैं, पर मैं आपको ये भी बोलूंगा कि आप चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं डेप्रिसिएशन। और जब हम अलग अलग लिखते हैं तो थोड़ा सा इजी रहता है, और बाकी आपके जो टीचर कहते हैं आप उनके वे से करिए। 2 मशीनें हैं तो 2 अलग अलग डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं, या सम अप करके एक साथ लगाते हैं, नो वरीज, कोई फर्क नहीं है, आंसर उतना ही आना है। तो 31 मार्च जब आया होगा ईयर खत्म होगा, और ईयर कब खत्म होना है जी 31 मार्च 13 को, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब यहाँ पर क्यों डेप्रिसिएशन लिखा है हमने, क्रेडिट में क्यों लिखा है? देखिए डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और जब मशीनरी अकाउंट में आप पोस्टिंग करेंगे तो बाय डेप्रिसिएशन पोस्टिंग होगी। अब यहाँ पर आप चाहें तो इस तरह से देख भी सकते हैं, ये डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट है, और जब मशीन अकाउंट में आप पोस्टिंग करेंगे तो ये वाला पार्ट पोस्ट होगा बाय डेप्रिसिएशन करके। तो यहाँ पर आ जाएंगे हम, पोस्टिंग होगी बाय डेप्रिसिएशन। मैं यहीं पे ही आपके लिए डेप्रिसिएशन कितना होता है मशीन के ऊपर ये कैलकुलेट कर रहा हूँ, और मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि डेप्रिसिएशन अलग अलग करके लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है हमारे लिए। तो डेप्रिसिएशन देखिए पहली वाली मशीन के ऊपर लगाना है, जो मशीन की वैल्यू थी वो थी 5 लाख रुपीस, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%, और आपको नंबर ऑफ मंथ्स हमेशा गिनने उतने कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाना है। बड़ी सिंपल सी बात है, जितने महीने आपने यूज किया उतने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो ये वाली जो मशीन है ये 1 अप्रैल 12 को खरीदी थी, और आज क्लोजिंग हो रही है 31 मार्च 13 को। तो ये मशीन तो भाई पूरे साल यूज हुई, इसके ऊपर पूरे 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 5 लाख के ऊपर पूरे साल का अगर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन आपका आ जाएगा 50,000 रुपीज। फिर इसी तरीके से हम सेकंड मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और हम लोग लिख दे रहे हैं बाय डेप्रिसिएशन, और ब्रैकेट में हम मेंशन कर दे रहे हैं कि भाई अब हम सेकंड मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाने जा रहे हैं। सेकंड मशीन जो थी वो हमारी 4 लाख रुपीस की है, हमने यहाँ पे 4 लाख रुपीस लिख लिया, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, हमने यहाँ पे 10% लिख लिया,
और नंबर ऑफ मंथ्स देखने होंगे। देखिए ये मशीन 1 अक्टूबर को खरीदी गई थी, तो पूरे साल नहीं यूज हुई। पहले वाली जो मशीन है वो 1 अप्रैल को खरीदी गई और 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक पूरे 12 महीने यूज हुई। ये मशीन 1 अक्टूबर को खरीदी गई, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 6 मंथ यूज हुई है, आधे साल यूज हुई है। तो इसके ऊपर हम 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाएंगे और 6 मंथ्स का जो डेप्रिसिएशन आ रहा है वो आ रहा है आपका 20,000 रुपीज। इसके अलावा इस साल कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे बुक्स को क्लोज कर दे रहा हूँ। टोटल मशीन्स जो थी वो हमारी 9 लाख रुपीस की थी। और अब यहाँ पर एक और भी बात होती है ऐसा है कि कुछ टीचर्स ये भी सजेशन देते हैं कि बैलेंस भी मशीनों का अलग अलग करके लिख लें, और कुछ बोलते हैं नहीं जी हम इकट्ठे लिख लें। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन है, तो मैं इसमें इकट्ठे करके भी लिख सकता हूँ और अलग अलग भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं है, जैसे आपको सही लगेगा। मैं दोनों तरीके से क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेते हैं, 31 मार्च जब आएगा हम यहाँ पे लिख देंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन, और यहाँ पर फर्स्ट मशीन का कितना बैलेंस आ रहा है, सेकंड का कितना आ रहा है, ये अलग अलग करके भी लिख सकते हैं और कलेक्टिव भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। मैं दोनों वैसे बताऊंगा, इसलिए बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग तरीके से या अलग अलग राइटर्स अलग अलग वैसे बताते हैं। कुल मिला के सारी बात वो वैसे की वैसे ही है, उतनी की उतनी ही बात है। अलग अलग लिखने का बेहतर जो होता है कारण तब होता है जब हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड से कर रहे हैं, तो हमारा पर्पस थोड़ा सा ज्यादा सॉल्व होता है वहां पर, क्योंकि हमें अलग अलग चीजों की कॉस्ट के ऊपर डेप्शन लगाने होते हैं। हम चाहे तो इकट्ठे भी लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल आप माइंड में समझ लीजिए, क्लियर रखिएगा इस बात को। टोटल 9 लाख हो रहा है, हमने यहाँ 9 लाख लिख दिया। पहले वाली मशीन 5 लाख रुपीस की थी और 50,000 डेप्रिशिएट हो गई थी, तो ये मशीन बची थी 4,50,000 रुपीस की। दूसरी मशीन 4 लाख की थी, 4 लाख में से 20,000 डेप्रिशिएट हो गई, तो ये मशीन बची थी आपकी 3,80,000 रुपीस की। और टोटल मशीनें जो हैं आपके पास बच रही हैं वो हो रही हैं 8,30,000 रुपीस की। आप जरूरी नहीं है कि ये अंदर अलग अलग करके दिखाएं, आप एक साथ 8,30,000 भी लिख सकते थे, तब भी कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट यूजली क्या होता है 11th में टीचर्स चाहते हैं कि जैसे उन्होंने बताया वैसे किया जाए, तो आप प्लीज टीचर्स को फॉलो करिएगा। अगर वो ये अंदर बैलेंस अलग अलग नहीं लिख रहे हैं तो आप बिल्कुल भी वैसे मत लिखिएगा। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद ईयर चेंज हो जा रहा है, और ईयर जो चेंज हो रहा है हमारा, अब पहले ईयर था हमारा 12-13, अब ईयर चेंज हो गया है 13-14 ईयर हो गया है, तो 13-14 पे आ जा रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, 1 अप्रैल को बैलेंस को उतारना है। आपको एक बात फिर से मैं याद कराऊंगा कि जिस दिन भी आपने बुक्स क्लोज करी होती हैं उसके नेक्स्ट डे को बैलेंस ब्रॉट डाउन किए जाते हैं। तो पिछली बार बुक्स 31 मार्च 13 को क्लोज करे गए थे, अब जो बैलेंस उतर के आएंगे वो 1 अप्रैल 13 को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप बैलेंस ब्रॉट डाउन जब लिखेंगे तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं और एक साथ ऐसे करके भी लिख सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। टोटल मशीनें कितने की एक साथ आपने लिख दिया 8,30,000, या जैसे कैरी डाउन लिखा गया वैसे ब्रॉट डाउन को भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है इससे। अब देखिए इस साल कोई और ट्रांजैक्शन हुआ क्या, ये हमने चेक करना है। तो देखते हैं इस साल में क्या ट्रांजैक्शन था। एक ट्रांजैक्शन और हुआ था इस साल, हमने एक 3 लाख रुपीस की मशीन और खरीदी है, और इसकी डेट है भाई 1 जुलाई 2013। तो 1 जुलाई 2013 तो यहीं पड़ेगा। हम यहाँ पर 1 जुलाई 2013 में एक मशीन और खरीद लेंगे। हम लिखेंगे टू कैश, लिखना चाहे टू कैश लिखें, अगर चेक दिया तो टू बैंक। और अब हम थर्ड मशीन खरीद रहे हैं, इसलिए ब्रैकेट में हम थर्ड लिखते हैं। आप चाहें तो ABC भी यूज कर सकते हैं। और ये जो मशीन है आपकी 3 लाख रुपीस की है, तो
अब आपको जो डेप्रिसिएशन लगाना है वो 3 मशीनों के ऊपर लगाना है। इसके अलावा इस साल कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है। हर साल आप जो है मशीन खरीदते हैं और फिर उसको डेप्रिशिएट करेंगे। तो खरीदेंगे जब भी आप उस खरीदने की एंट्री करिए, और डेप्रिसिएशन की एंट्री तो हर साल होगी। और जिस साल आप सेल करोगे उसमें सेल के लिए अलग से एक एंट्री और आ जाएगी। तो उसका रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, अभी 3rd ईयर में चलेंगे हम। तो यहाँ पर क्या है, अब 31 मार्च जब आएगा और 14 होगा तो आपने डेप्रिसिएशन लगाना है। तो बाय डेप्रिसिएशन, और देखिए डेप्रिसिएशन लगाना है आपने फर्स्ट मशीन के ऊपर। और चूंकि स्ट्रेट लाइन मेथड से क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसलिए हर बार आपको कॉस्ट के ऊपर ही डेप्शन लगाना है। तो पहली वाली मशीन जो थी वो आपकी 5 लाख रुपीस की थी, और 5 लाख की मशीन के ऊपर आपने 10% डेप्शन लगाना है। हाँ, अगर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से क्वेश्चन कर रहे होते तो जो रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब क्या है कि डेप्शन लगाने के बाद जो बच रहा है बैलेंस उसके ऊपर, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये देखिए ऊपर 4,50,000 जो बैलेंस आ रहा था इसके ऊपर फर्स्ट मशीन का डेप्शन लगाते हैं। दूसरी वाली मशीन 4 लाख से घट करके 380 हो गई तो 380 पे डेप्शन लगाते हैं। पर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वो स्ट्रेट लाइन पे लगाना है। तो चूंकि स्ट्रेट लाइन पे लगाना है, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना है, तो हर बार ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही डेप्शन लगेगा इस वाले मेथड में। और अब देखिए ये वाली मशीन फिर हमने पूरे साल यूज करी है। ये 1 अप्रैल को उतर के आई थी, उसके बाद पूरे साल यूज हुई। तो 12 मंथ्स का हम इसका डेप्शन लगाएंगे, और 12 मंथ्स का जो डेप्रिसिएशन इसका निकल के आ रहा है वो 50,000। फिर इसके बाद हम सेकंड मशीन के ऊपर डेप्शन लगाएंगे, डेप्रिसिएशन, और हम ब्रैकेट में लिख देते हैं ये सेकंड के ऊपर हम लगा रहे हैं डेप्शन। और डेप्शन सेकंड वाली मशीन की कॉस्ट क्या उसके ऊपर लगाना है। तो सेकंड वाली मशीन की कॉस्ट थी जी 4 लाख, और 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, और नंबर ऑफ मंथ्स जो हैं वो इसके भी 12 रहेंगे। क्यों? क्योंकि सेकंड वाली मशीन भी पूरे साल यूज हुई। भाई पिछले साल बीच में खरीदी गई थी तो पिछले साल कम यूज हुई, 6 महीने यूज हुई, बीच में खरीदी गई। इस साल तो शुरू से ही चल रही है तो पूरे साल का डेप्शन लगेगा। तो इस मशीन के ऊपर जो डेप्शन आया कैलकुलेट होके वो आया आपका 40,000। अब मेरे को अकाउंट जो है एक्सटेंड करना पड़ेगा, मैं नीचे बढ़ा लूं 1 मिनट के लिए, मुझे आप टाइम दीजिए ताकि मैं लाइंस ड्रॉ करूं। तो भाई इसके बाद हम थर्ड वाली मशीन के ऊपर डेप्शन लगाएंगे, और हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय डेप्रिसिएशन और थर्ड मशीन। थर्ड वाली मशीन इस बार खरीदी है हमने, और ये मशीन खरीदी है इस साल के बीच में, और 3 लाख के ऊपर इस पे लगना है 10% का डेप्रिसिएशन, और नंबर ऑफ मंथ्स हम अभी काउंट करेंगे। किस डेट को ये मशीन खरीदी गई थी? ये मशीन खरीदी गई थी 1 जुलाई को।
तो 1 जुलाई से आगे कितने नंबर ऑफ मंथ्स हो गए? नंबर ऑफ मंथ्स हो जाएंगे, जुलाई से स्टार्ट करेंगे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, नंबर ऑफ मंथ्स हो जाएंगे 9। तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे चार्ज करना है, और 9 मंथ्स का जो डेप्रिसिएशन होगा वो होगा जी 22,500 रुपीज। तो आपने यहाँ पर तीनों मशीनों के ऊपर डेप्शन लगा दिया। अब तीनों मशीनों के ऊपर डेप्शन लगा दिया, मैं आपको दोनों तीनों तरीकों से जो भी तरीके से करने होते हैं क्वेश्चन सब आपको बता दे रहा हूं मैं। और कहने का मतलब कि प्रेजेंटेशन की बात जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। जैसे कि पहले मैंने अलग अलग बैलेंस निकाले, हम चाहें तो एक साथ बैलेंस भी निकाल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। बेटर रहता है कि अलग अलग, जैसे ऊपर हमने किया था बाई बैलेंस करे डाउन फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो तब बेटर रहता है अगर हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। कुछ टीचर्स क्योंकि इस पे भी कराते हैं तो वैसे बता दिया। अब मैं इकट्ठे आपको बैलेंस रख के बताता हूँ। तो जरूरी नहीं कि हम तीनों बैलेंस अलग लिखें, हमने इसका ऐसे टोटल करना है और बैलेंस निकालना है। तो आपको तरीका समझ में आ गया होगा, अगर कोई डाउट होगा तो जरूर पूछें। तो बैलेंस कैरिड डाउन फर्स्ट सेकंड और थर्ड का हम एक साथ जोड़ के भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने वहां अलग अलग लिख के बताया। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा हमारा टाइम बच जाता है, अलग अलग बैलेंस नहीं निकाल रहे हैं तो, और एक साथ बैलेंस निकाल लें तो देखें कितना आ रहा है। टोटल करते हैं, देखिए लेफ्ट साइड में बैलेंस पीछे से आ रहा था 8,30,000, और हमने 3 लाख रुपीस की और मशीन खरीदी, तो ग्रैंड टोटल हो जाएगा आपका 11,30,000। और 11,30,000 में से हमने इन मशीनों को डेप्रिशिएट किया, तीनों मशीनों को, और डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद इसमें जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है आपका 10,17,500 रुपीज। 10,17,500। अब देखिए, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था बात, वो आपको समझनी है कि यहां पर आपके ऊपर है ये, आप ये जो बैलेंस लिख रहे हो ये तीनों मशीनों का एक साथ लिख दो, टोटल आ रहा है, या इस तरीके से बैलेंस कैरी डाउन लिख के फर्स्ट का कितना है, सेकंड का कितना है, थर्ड का कितना है, अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि अलग अलग लिख रहे होते तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस कैरी डाउन फर्स्ट वाले में क्या था 4,50,000 की थी, और 4,50,000 में से इस बार ये कितनी की मशीन हो गई 4 लाख की, तो इनर कॉलम में हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई फर्स्ट जो है वो 4 लाख रुपीस की बची है, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे सेकंड वाले का इसी तरीके से लिख देते हैं, सेकंड वाली कितने की है, सेकंड 380 की थी, और यहाँ पर 380 में से 40 और डेप्रिशिएट हो गई, तो ये कितने की रह गई 3,40,000 रुपीस की। तीसरी वाली कितने की थी 3 लाख की थी, और 22,500 डेप्रिशिएट हो गई, तो ये कितने की रह गई 3 लाख में से 22,500 माइनस कर दिया तो 2,77,500। तो इस तरीके से जो है आप इनर में दिखाएं या न दिखाएं, ये डिपेंड करेगा आपके स्कूल में कैसे टीचर्स आपको बता रहे हैं। तो मैंने तो आपको एक्सप्लेन दोनों तरीके से कर दिया, ताकि इस वाले तरीके से क्या बेनिफिट है कि आपका थोड़ा सा टाइम जरा आपके पास सेव हो जाता है। तो आगे चलता हूं मैं, अब हम आ जाते हैं थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में हमने एक और जो काम किया है वो काम ये किया है कि इस बार एक मशीन को बेच दिया है। देखिए, जब भी आप कोई मशीन को बेच देंगे तो उसके 3 पार्ट रिकॉर्ड होंगे। 3 चीजें आपको याद रखनी है, डायरेक्टली रिकॉर्ड करनी है। एक, जब आप सेल कर रहोगे तो सेल करने वाले दिन तक का उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगा वो आपने लिखना है। दूसरा, आपने उसको कितने रुपए में सेल किया वो लिखना है। और तीसरा, उसमें बेचने पे आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। हमेशा जब भी आप सेल करोगे तो उस सेल वाले यूनिट का या सेल वाले एसेट का आपको 3 पार्ट यहाँ पर रिकॉर्ड करने ही करने हैं। हम जर्नल एंट्रीज में भी इस बात को समझेंगे। अब हम यहाँ पर जब आते हैं तो नेक्स्ट ईयर हमारा शुरू हो जा रहा है। अब ईयर है हमारा
1415, तो हमने यहाँ पे 1415 ईयर लिख दिया और बैलेंस उतार लिया। यह आपके ऊपर है, आप कैसे बैलेंस उतारते हो, अलग अलग उतारते हो या एक साथ उतारते हो, उससे कोई फर्क नहीं है। मैं इस बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप सारे ना मेरे पास जितने भी हो सब अलग स्कूल से हो, तो चूंकि अलग स्कूल से हो तो अलग अलग वे से सब टीचर्स बता रहे होंगे, तो किसी को प्रॉब्लम ना हो। हम इसमें बैलेंस को जब उतारेंगे तो 1 अप्रैल 14 को बैलेंस को उतारेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया जी 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, और फर्स्ट भी है, सेकंड भी है और थर्ड भी एक साथ उतार के टोटल बैलेंस लिख रहे हैं, और उसका बैलेंस आ रहा है जी 10,17,500 रुपीज। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि इस बार क्या सेल का ट्रांजैक्शन हुआ था। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑन 1 जनवरी 2015। इस बार 2015 की जनवरी में फर्स्ट मशीन, हमारे पास इस समय 3 मशीनें हैं, एक पहले खरीदी, फिर दूसरी खरीदी, फिर तीसरी खरीदी। जो सबसे पहली मशीन खरीदी है, फर्स्ट मशीन, वो 1 जनवरी को इन्होंने सेल कर दी 2,85,000 रुपीज में। First machine was sold for 2,85,000 and a new machine was purchased for rupees 6 lakh। अब चूंकि एक मशीन बेच दी गई तो काम ना रुके, उसी की जगह पर क्या एक नई मशीन और खरीदी गई, और वो कितने की खरीदी गई? 6 लाख की। आइए पहले तो हम लोग इसमें एक मशीन खरीदने की एंट्री पास कर दें। 1 जनवरी 15 के लिए जब मशीन खरीदी गई तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, जो भी आप लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रियल लाइफ में आपको पता होता है कि आप कैश दे रहे हो या आप चेक दे रहे हो, तो आप कैश दे रहे होगे तो आप कैश लिखोगे, अगर चेक दे रहे होगे तो आप बैंक लिखोगे, और इस जगह पे आप लिख लोगे जी 4th। हमने एक 4th मशीन खरीदी, और ये मशीन कितने की खरीदी भाई? 6 लाख रुपीज की। और इसी डेट को हमने 1 अप्रैल 15 को मशीन को सेल कर दिया। देखिए जब आप मशीन खरीदते हैं तो एंट्री होती है मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, और ठीक इसके विपरीत जब आप सेल करोगे तो एंट्री पलट जाएगी। आपके पास क्या हो जाएगा? कैश आएगा, मशीन चली जाएगी, तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। और इसमें क्या पोस्टिंग हो जाएगी? जो यहाँ खरीदने के उसी के जस्ट अपोजिट वही वैसी एंट्री हो जाएगी। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? बाय कैश या आप बाय बैंक, जो भी लिखना चाहें, और यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख दें कि सेल कर दिया। और किसको सेल कर दिया? फर्स्ट मशीन। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मशीन को आपने कितने में सेल किया है? 2,85,000। तो यहाँ पर हमने पोस्टिंग करी तो अमाउंट इसका आएगा 2,85,000। मैंने आपको बताया कि हमेशा आपको 3 चीजें इस पे लिखनी ही लिखनी है। एक, कितने में सेल करी, जो हमने लिख दिया। दूसरा, उस मशीन के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन था सेल करने के समय तक। और तीसरा, उसको मशीन को बेचने में फायदा हुआ कि नुकसान। तो आइए एक एक करके दोनों चीजों को लिख देते हैं। तो बाय डेप्रिसिएशन मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, और कौन सी मशीन का? फर्स्ट मशीन। तो मैं इसका डेप्रिसिएशन आपको यहीं पे कैलकुलेट करके साथ में ही बता देता हूँ। क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो 5 लाख के ऊपर ही डेप्रिसिएशन लगना है। उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 5 लाख रुपीस थी, और 10% का डेप्रिसिएशन का रेट है, तो 10/100 लिख दिया हमने। और नंबर ऑफ मंथ्स गिनने, कितने हमने दिन इसको मशीन को यूज किया। तो देखिए ईयर 1 अप्रैल से शुरू हुआ था, और 1 अप्रैल से यहाँ पर जो है ये डेट 1 जनवरी है, 1 अप्रैल से 1 जनवरी तक हमने इसको कितने दिन यूज किया। तो 1 अप्रैल से 1 जनवरी तक जो नंबर ऑफ मंथ्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके 9। तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आपने लगाना है। तो यहाँ पर हमने लिख देना है 1 जनवरी 15 को इसका डेप्रिसिएशन कितना है वो लिखना है हमने। 1 जनवरी 15 को नंबर ऑफ मंथ्स 9, 5 lakh का 10%, and for 9 months it will be 37,500 rupees। अब सवाल ये उठता है कि इसमें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, ये कैसे पता चलेगा? बड़ा ही सिंपल है। हम चाहे तो ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं, पर मैं आपको लिख के एक्सप्लेन
चाहता हूँ कि आपको मैं एक वर्किंग नोट टाइप से बना के बताऊं ताकि आपको विजन क्लियर हो, आप इसमें डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए कॉस्ट उस मशीन, देखिए कॉस्ट ऑफ मशीन लिख ले रहे हैं हम। कॉस्ट इसकी जो है कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन, ये 1 अप्रैल 2012 को खरीदी थी 5 लाख रुपीस की। मैं शॉर्टकट हो सकता है, मैं शॉर्टकट में बताऊंगा, पर एक बार आपको, क्योंकि पहला क्वेश्चन पूरा डिटेल में बता देंगे तो आपको विजन क्लियर रहेगा आगे के लिए। तो 5 लाख की थी, तो पहले साल हमने, अगर आपको ध्यान हो, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया था 50,000 रुपीज। तो इसकी वैल्यू जो है एक साल के बाद कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 13, ये वैल्यू हो गई थी इसकी एक साल के बाद 4,50,000। अगले साल फिर ये पूरे साल यूज हुए डेप्रिसिएशन, फिर इसके ऊपर लगाया गया 50,000, और ये मशीन की जो है वैल्यू रह गई कॉस्ट, इसकी कॉस्ट जो है यहाँ पर कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 14, इसकी वैल्यू हो गई जी 4 लाख रुपीस। तो दूसरे साल के बाद फिर हमने तीसरे साल में तो इसको सेल कर दिया और डेप्रिसिएशन लगाया, और इसको जब हमने सेल किया तो जनवरी में सेल कर दिया, मार्च तक यूज ही नहीं किया। तो शुरू से लेके जनवरी तक यूज हुई, 9 मंथ्स यूज हुई, और 9 मंथ यूज होने के बाद इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग गया 37,500। तो ये मशीन जो है हमारी हो गई 3,62,500 की। और देखिए ये क्या, ये जर्नी शुरू कहां से हो रही है, डेट ऑफ परचेज से, किस दिन हमने खरीदी और कब तक चलेगी डेट ऑफ सेल। तो जिस दिन आपने खरीदी थी वो डेट लिख देंगे, उसमें डेप्शन लगाते 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 आखिरी में वो कितने की रहेगी सेल वाली डेट तक वहां पर आ जाना है। तो हमने इसको सेल कराया जी जाकर के 1 जनवरी 15 को। तो 1 जनवरी 15 को इसकी वैल्यू जो है 3,62,500 हो गई। अब हमने इसको सेल कर दिया है, क्वेश्चन में दिया होता है सेल कितने में कर रहे हैं आप, तो सेल किया है जी हमने 2,85,000 रुपीस में। और अब देखिए 3,62,500 की मशीन है और आप इसको सेल कर दे रहे हो 2,85,000 में, तो आपको पैसे कम मिल रहे हैं। मशीन आपकी ज्यादा की है, पैसे आपको कम मिल रहे हैं, तो आपको यहाँ पर क्या हो गया जी, लॉस। लॉस कितना हो गया है ये आप डिफरेंस निकाल लीजिए, और यहाँ पर हो गया जी आपका लॉस 77,500 रुपीज का लॉस इसमें। तो ये जैसे मैंने लिख के किया है, ये वर्किंग नोट में कुछ टीचर्स बोलते हैं प्रेजेंटेशन दीजिए कि कैसे आपने लॉस कैलकुलेट किया, अदरवाइज और शॉर्टकट भी तरीका हो सकता था, आप ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो जिनके कैलकुलेटर अलाउड है ऐसे बोर्ड में, वो कैलकुलेशन सीधी भी माइनस करके कर सकते हैं। ये आपके रिक्वायरमेंट कैसे है आपके टीचर्स की, उसके हिसाब से करिएगा। आप चाहें तो 50, 50, 37,500 ये टोटल करके सीधा एक साथ डेप्रिशिएट कर दीजिए। अब ये 50, 50 और 37,500 कहां से आए आपको मैं दिखा भी दूं एक बार। ये देखिए आपकी जो फर्स्ट मशीन थी, उस फर्स्ट मशीन के ऊपर आपने ये लगाया 50,000 रुपीज का डेप्शन। पहले सबसे पहले यहां लगाया है 50,000, ये फर्स्ट लिखी है 50,000 डेप्रिशिएट हुई। फिर उसके बाद फिर अगले साल 50,000 डेप्रिशिएट हुई। फिर अब इस बार फिर 37,500 डेप्रिशिएट हुई। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बड़ी सिंपल सी चीज है कि कॉस्ट लिख ली, जितनी बार डेप्शन हुआ उसमें जो डेप्शन लग गया वो लेस कर लो, उसकी रियल कॉस्ट पता कर ली। अब उसमें जो बेच रहे हो तो बेचते समय देखो भाई कि पैसे ज्यादा मिल रहे हैं कि कम मिल रहे हैं। अगर पैसे ज्यादा मिल रहे हैं तो फायदा हो रहा है, और अगर आपको पैसे कम मिल रहे हैं तो आपका नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर तो देखिए हमारे को पैसे कम मिले हैं तो कितने रुपए का लॉस हो गया हमारा, 77,000 रुपीज, 77,500 का लॉस हो गया। अब यहां पर अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें तो जर्नल एंट्री वो बनती इस तरीके से, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूं। जब हमने
एसेट को बेचा तो हमारे पास पैसे आए, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश। और अगर आपके पास चेक आ रहा है तो यू विल राइट बैंक अकाउंट डेबिट। पैसे कितने आ रहे हैं आपके पास, 2,85,000 में सेल कर रहे हो तो 2,85,000 आए। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मशीन चली गई है आपकी। मशीन कितने की चलेगी, मशीन की जो वैल्यू थी वो भाई इस दिन 3,62,500 की वैल्यू थी, तो मशीन तो भाई 3,62,500 की, तो आपने मशीन के आगे तो लिखना है 3,62,500। और ये जो पार्ट है आपका 77,500, ये आपका लॉस है, तो इसको पीएल अकाउंट डेबिट लिखते हैं, तो पीएल अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं। कुछ टीचर्स ऐसे बोलते हैं लिखिए लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, तो मशीन अकाउंट डेबिट लिख दीजिए। मैं तो ये बोलूंगा कि ब्रैकेट में लिख दीजिए, दोनों बातें उनकी दोनों तरह से हो जाएं। तो हालांकि जो लॉस ऑन सेल है वो लिखेंगे तो वो भी मैं पीएल में शिफ्ट होना है, हम चाहे तो पीएल के अंदर डायरेक्ट इस लॉस को दिखा सकते हैं। तो एंट्री ये डेबिट हो जा रही है, डेबिट क्यों हो रही है, इसमें पीएल डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि डेबिट ऑन लॉसेस का रूल है। हाँ, अगर हमें पैसे बढ़ के मिल रहे होते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हमें 3,62,500 की जगह 4,62,500 मिल रहा होता, 1,00,000 रुपए बढ़ के मिल रहा होता, तो वो पीएल नीचे आ जाता। तब इस जगह पे हम लोग लिखते हैं टू पीएल अकाउंट क्रेडिट करते हैं यहाँ पर 1,00,000 रुपए। तो एंट्री तो ये सिंपल सी जर्नल एंट्री है। और अब इसकी हमने जब पोस्टिंग करनी है तो मशीन अकाउंट के अंदर ना देखो भाई, एक तो कितने में सेल किया उसकी पोस्टिंग है और दूसरी लॉस की है, तो लॉस की भी पोस्टिंग करनी पड़ेगी। और जब आप डायरेक्ट कर रहे होगे तो आपको ये याद रखना, हमने डायरेक्ट ही लिखना है यहाँ पर। बाई पीएल लिखना चाहे तो बाई पीएल लिख दीजिए, या बाई लॉस ऑन सेल, जो भी आपके टीचर्स बताएं वो लिख सकते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। लॉस ऑन सेल अकाउंट ओपन हो जाएगा, फिर वो पीएल में शिफ्ट होगा, या पीएल के अंदर डायरेक्ट शिफ्ट कर सकते हैं। आपको बस ये याद रखना है कि जब हमने सेल करना है तो उसके 3 पार्ट रिकॉर्ड करने हैं। यहाँ पर हमने देखे 3 पार्ट रिकॉर्ड करे हैं सेल से रिलेटेड। सेल के समय में ये बात आपको ध्यान देनी है, कितने में सेल किया, कितना फायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ, और कितना उसका सेल करने वाले दिन तक का डेप्रिसिएशन उस साल में। अब यहाँ पर अगर बाई द वे प्रॉफिट हो जाता तो अब आप बाई पीएल लॉस नहीं लिखते, तब आप दूसरी तरफ लिखते। अगर आपको जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 1,00,000 रुपए का फायदा हो गया, तब आप इस साइड में लिख रहे होते जी 2 पीएल, और यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिखते प्रॉफिट ऑन सेल, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास टोटल मशीन्स जो थी यहाँ पर 4 थी, और 4 में से एक मशीन को हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया। डिस्पोज ऑफ करने का मतलब भी बेचने से होता है, तो सेल कर दिया। अब हम आगे चलते हैं और इसमें अगली वाली मशीनों के बारे में सोचते हैं। इस बीच में जो और कोई खरीदा गया तो वो हमने लिख लिया है, इस बीच में कोई और सेल हो रहा होता तो इधर लिखते हैं। कुल मिला के जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम, इस क्वेश्चन के अंदर सारे एलिमेंट्स हैं। मशीनें भी खरीद ली, मशीनें बेच भी दी, और मशीनें डेप्रिसिएट भी कर दी। 3 ही पार्ट को जोड़ करके क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया समझ में तो आपको काफी हद तक बाकी क्वेश्चन करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम चलते हैं और साल के अंत में आते हैं, और साल का अंत जो होगा हमारा होगा 31 मार्च 15, और हमने फिर अपने रूटीन पे आ जाना है और अपना डेप्शन लगाना है। तो बाय डेप्रिसिएशन, फर्स्ट मशीन का काम खत्म हो चुका है, उसको ऊपर हम उसको डील करके एडजस्ट कर चुके। अब हम सेकंड वाली मशीन के ऊपर डेप्शन लगाएंगे। सेकंड वाली मशीन जो थी हमारी वो 4 लाख रुपीस की थी, और सेकंड वाली जो मशीन 4 लाख की है उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन। और वो मशीन हमने देखी पूरे साल यूज करी है, तो इसलिए उसके ऊपर पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, और वो हो गया आपका 40,000 रुपीस का डेप्रिसिएशन। इसके बाद हम आगे चलते हैं और थर्ड मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो थर्ड मशीन के ऊपर बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन, और जो डेप्रिसिएशन होगा वो थर्ड मशीन थी आपकी 3 लाख रुपीस की,
तो 3 लाख की मशीन के ऊपर आपने डेप्शन लगाना है 3 लाख इंटू 10% और 12 मंथ्स के ऊपर। तो इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन आएगा वो आपका आएगा पूरे साल का 30,000 रुपीज। फिर अगर आपको ध्यान हो, हमने एक चौथी मशीन और इसकी जगह पर खरीद ली है जो हमने बेची है, तो उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगाओगे। तो बाय डेप्रिसिएशन फोर्थ मशीन के ऊपर, और फोर्थ मशीन के ऊपर जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं हम, यहाँ पे फोर्थ मशीन थी आपकी 6 लाख रुपीस की, तो 6 लाख के ऊपर आप 10% डेप्रिसिएशन लगाओगे, बट फॉर 3 मंथ्स ओनली। ये 3 मंथ्स का क्या चक्कर है? 3 मंथ्स का इसलिए है भाई कि जनवरी में खरीदी और मार्च में क्लोजिंग कर रहे हो, तो आपका डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? वहां से स्टार्ट होगा जनवरी, फरवरी और मार्च। तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन आपका जो आया वो आया जी आपका 15,000 रुपीज का। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसको टोटल करके बैलेंस कर देना है, क्योंकि सारी मशीनों के ऊपर डेप्शन लगा दिया। तो आप जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करिए। मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं कॉलम्स को, कॉलम फिर छोटे पड़ गए, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था। बैलेंस तो मैं टोटल कर रहा हूं और बैलेंस हो रहा है। देखिए इस साइड का टोटल देख आ रहा है, टोटल आ रहा है जी 16,17,500 और 500 रुपीज। 16,17,500 और इसके बाद हम यहाँ पर जो है इसका बैलेंस लिख देते हैं, और बैलेंस जो है वो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पे कौन कौन सी मशीन का है? थर्ड, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का, क्योंकि फर्स्ट तो बिक गई है, तो सेकंड का, थर्ड का और फोर्थ का टोटल इसमें से माइनस कर देंगे हम। 16,17,500 में से ये सारे बैलेंसेस को माइनस कर दीजिए जो चीजें लिखी हुई हैं। तो ये आपका बैलेंस आ रहा है 11,32,500 रुपीज। 11,32,500।